नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। 4-5 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आ गया कारणवश। तो आज हम इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी टॉपिक हमारे बच्चे में थे उनको अपन कंटिन्यू करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि अक्टूबर लास्ट तक जो है वो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो दो टॉपिक जो हो चुके हैं, एक तो आईयूपीएसी और एक आइसोमेरिज्म। अगर आपने इन दोनों टॉपिकों को नहीं कवर किया है अभी तक, तो जाकर के 5 क्लासेस आपको मेरे चैनल पे दिखेगी। उन क्लासेस को वन बाय वन आप देखिए और उन टॉपिक को कवर करिए, ठीक है ना। आज की क्लास से नेक्स्ट जितने भी टॉपिक हमारे बचे थे उनसे मैं स्टार्ट करूंगा और एक एक करके सारे टॉपिक अपन जो है वो कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका डर है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरी की पूरी चीजें आपके सिलेबस में जो भी लिखी हुई है उन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। एक भी पॉइंट, एक भी वर्ड जो है वो आपका जो है वो बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिखाऊं। पढ़ाते सारे ही हैं, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा के भेजूं, ठीक है ना। तो ये आप जो है थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिए ताकि चीजें जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से हमारी पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन सनई और नाभिक सनई। जब आप सिलेबस की पीडीएफ को देखेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 9th यूनिट है उसके अंदर एक बिंदु लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन सनई व नाभिक सनई। अगर आपने ढंग से सिलेबस को देखा है तो आपको पता होगा कि एक हमारा बिंदु है इलेक्ट्रॉन सनई और नाभिक सनई, और आज हम उसी बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं, डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी बातें हमें इलेक्ट्रॉन सनई और नाभिक सनई के बारे में जाननी चाहिए, जहां से सवाल बन सकते हैं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, उन सारी चीजों का समावेश आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अब मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है, दिमाग पूरा खुला रख के पूरा का पूरा फोकस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कोई चीजों पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें होता है क्या, एक एक तरफ अभिकारक होता है, उस अभिकारक के बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है जिससे उत्पाद बनता है। यही तो होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। भाई सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, अभिकारक जो है उसके बंध टूटते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है, या अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक से उत्पाद का निर्माण कैसे होगा, तो अभिकारक के बॉन्ड तो टूटेंगे और उसके बाद नए बॉन्ड बन करके उत्पाद बनेगा, यही चीज होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने कहा अभिकारक के बंध टूट करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो अभिकारक के बंध क्यों टूटेंगे, ये आपने कभी सोचा? भाई जो अभिकारक हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभिकारक के बंध टूट करके उत्पाद बनाएंगे। अभिकारक के बंध क्यों टूटेंगे, उसको पड़े पड़े तो ऐसे क्यों कुछ ताण आएगा नहीं है, ये मारवाड़ी भाषा का शब्द है ना कि पड़ी पड़े ने तो कहीं ताण आए कि नहीं आए। तो उसके अंदर आपको ये समझना है कि अभिकारक का जो बंध है वो टूटेगा क्यों, पड़े पड़े तो नहीं टूटेगा ना कुछ तो अपन उसके अंदर छेड़खानी करेंगे, कुछ तो कुछ उसके अंदर अपन आक्रमण करेंगे तब जाके उसका बंध टूटेगा, ठीक है ना। उस पर कोई ना कोई तो आक्रमण करेगा उस अभिकारक पे, तभी उसके बंध विखंडन होगा, उसके अंदर बंध विखंडन का मतलब बंध टूटेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आक्रमण कर रहा है ना, जो उस अभिकारक के ऊपर आक्रमण कर रहा है ना, उसको अपन कह देते हैं आक्रमणकारी समूह, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग ग्रुप। समझ रहे मेरी बात को, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के बंध टूटते हैं और उससे उत्पाद बनता है, ये चीज हमें सबको क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ले जाना चाहूंगा कि अभिकारक के बंध टूटते क्यों हैं, रीजन क्या है। पड़े पड़े थोड़ी टूटते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर अपन ने गड़बड़ की, कुछ ना कुछ छेड़खानी की, कुछ न किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, किसी ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तब जाके वो बंध टूटे। तो यहाँ पे मैं यही चीज कह रहा हूं कि अभिकारक के ऊपर जो अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट रहा है, तो जो अटैक कर रहा है ना वो क्या है, अटैकिंग ग्रुप। जो आक्रमण कर रहा है वो क्या है, आक्रमणकारी समूह है। और ये जो आक्रमणकारी समूह होते हैं ना, इसी के दो प्रकार होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन सनई और एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक सनई। तो समझ में आया, इलेक्ट्रॉन सनई और नाभिक सनई क्या है, आक्रमणकारी समूह है, अटैकिंग ग्रुप है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक, इस अभिकारक के ऊपर कौन अटैक करता है, इसके साथ में रिएक्शन करता है आक्रमणकारी समूह। कौन करता है, आक्रमणकारी
समूह, जिसको अपन अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। और आक्रमणकारी समूह जब इसके ऊपर अटैक करेगा ना, तो अभिकारक की क्या होंगे, बंध विखंडन होगा। अभिकारक का क्या हो जाता है, बंध विखंडन, यानी कि बॉन्ड टूटेंगे इसके, बंध विखंडन होगा। अब ये जो आक्रमणकारी समूह होते हैं ना, यही दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शनि, एक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन शनि, और दूसरा इसके अंदर होता है नाभिक शनि। दूसरा क्या होता है, नाभिक शनि। ठीक है, और फिर उससे क्या बनेगा, फिर उससे जो है वो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। समझ में आ गई मेरी बातें? अभी तक जितनी बातें मैंने कही कि अभिकार के बंध टूटेंगे, उत्पाद का निर्माण होगा। अभिकार के बंध क्यों टूटेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई ग्रुप अटैक करेगा, तब जाकर के इसके अंदर अभिकार के बंध टूटेंगे। बंध टूटना, इसी को तो अपन बंध विखंडन कह सकते हैं। भाई बंध टूटना या बंध विखंडन एक ही बात है, तो यहाँ भी हो जाएगा बंध विखंडन। अब ये बंध विखंडन होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सम्मांश बंध विखंडन, एक होता है सम्मांश विखंडन, और एक होता है विषमांश विखंडन। इसकी भी अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। एक होता है विषमांश विखंडन, सम्मांश विखंडन, और एक होता है विषमांश विखंडन। ठीक है, इसकी भी अपन बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर सम्मांश विखंडन होता है तो इससे जो बंध टूटेंगे, अभिकारक का सम्मांश विखंडन होता है, तो इसके अंदर जो है वो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। इसे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। एक एक करके चीजें मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ। इससे किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। हिंदी में इसकी बात करूं तो मुक्त मूलक कहते हैं, मुक्त मूलक। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कार्बोकैटायन, कार्बो कटायन व कार्बो एनायन का निर्माण होता है, वह कार्बो एनायन का निर्माण होता है। ठीक है, वह कार्बो एनायन का निर्माण होता है। और ये जो फ्री रेडिकल कार्बो कटायन कार्बो एनायन है, इसको अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, सबसे पहले बंध विखंडन होगा ना, तो उस समय इसके बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। और उस मध्यवर्ती के रूप में क्या होता है, या तो फ्री रेडिकल होता है, या कार्बो कटायन होता है, या कार्बो एनायन होता है। ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे, इनको अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। इनको अपन कहते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स। ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट्स हैं। तो सम्मांश विखंडन अगर होगा तो उससे फ्री रेडिकल का निर्माण होगा, और अगर विषमांश विखंडन होगा तो उससे कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन, यानी कि कार्ब धनायन व कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है, और इसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है। फ्री रेडिकल को हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई जो मैंने आपको बताई? मैंने यहाँ पे ये कहा कि सबसे पहले कोई भी अभिक्रिया होगी, ध्यान से सुनना, रासायनिक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक के बंध टूटते हैं, उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक के बंध क्यों टूटेंगे, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर आक्रमण किया। अब जो आक्रमण करता है ना, उसको अपन कह देते हैं आक्रमणकारी समूह। और ये जो आक्रमणकारी समूह होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन शनि और एक नाभिक शनि। अब जैसे ये इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, मतलब अभिकारक का बंध तोड़ेंगे, तो ये जो अभिकारक का बंध है ना, ये दो तरीके से टूटता है। एक जो अपन कह सकते हैं कि सम्मांश विखंडन हो गया इसका, और एक अपन इसको कह सकते हैं विषमांश विखंडन हो गया। मैं इन दोनों चीजों को आगे और क्लियर करूंगा, बस अभी आप सुनते जाइए कि ये जो अभिकारक के बंध है ना, ये दो तरीके से टूटेंगे, एक सम्मांश विखंडन और एक विषमांश विखंडन। अगर इसका सम्मांश विखंडन होता है तो इससे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक का निर्माण होगा, और अगर इसके अंदर विषमांश विखंडन होता है तो इसके अंदर कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। और ये जो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बो एनायन, इनको अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। यहाँ पर जो है वो उत्पाद से पहले क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और फिलहाल फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ पाई? जो जो बातें मैंने बताई हैं, क्या आप यहां तक समझ पाए हैं? इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब अपन इसी को समझेंगे कि सम्मांश विखंडन क्या होता है और विषमांश विखंडन क्या होता है, फिर इसकी बात करेंगे आक्रमणकारी समूह। पहले इनको समझते हैं, बेटा उसको। चल, अब हेडिंग लगाएंगे बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। बंध विखंडन, बंध विखंडन
क्या होता है बंद विखंडन? बंद, एक मिनट, बंद विखंडन। बंद विखंडन का मतलब तो सभी को पता है। बंद विखंडन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का टूटना, है ना। बंद विखंडन, इतना तो पता ही है, विखंडन कहो टूटना कहो एक ही बात है। तो इसके अंदर बॉन्ड टूटेंगे। किसके बॉन्ड टूटेंगे? अभिकारक के बॉन्ड टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? क्योंकि उसके ऊपर किसी आक्रमणकारी समूह का क्या हो गया? अटैक हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो बंद विखंडन होता है ना, ये दो प्रकार से होता है। बंद विखंडन दो प्रकार का होता है, या अपन यूं कह सकते हैं कि जो बंद है वो दो प्रकार से टूटते हैं। कैसे सर? दो प्रकार से कैसे टूटते हैं समझो। एक तो होता है सम्मांश विखंडन, एक तो होता है सम्मांश विखंडन यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज। सम्मांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज। और एक होता है विषमांश विखंडन यानी कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। विषमांश विखंडन यानी कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। एक सम्मांश विखंडन, एक विषमांश विखंडन। अब ध्यान से सुनो, सम्मांश विखंडन कब होगा? सबसे पहले देखो, कोई भी मान लो किसी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि Cl2 है, ये क्या है? Cl2। Cl2 के अंदर मान लो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इन दोनों के बीच में ये क्या बना हुआ है? एक बॉन्ड बना हुआ है। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको अपन क्या कह सकते हैं? ये सहसंयोजक बंध है। ये कैसा बंध है? सहसंयोजक बंध इनके बीच में बना हुआ है। अब इस बॉन्ड को अपन को क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है ना, इस बॉन्ड को अपन को तोड़ना है। तो ये दो तरीके से टूट सकता है। कैसे कैसे दो तरीके से टूट सकता है? देखो, मान लो ये इधर Cl है और इधर भी Cl है। ठीक है, इधर Cl इधर भी Cl, और ये इसके बीच में जो है वो सहसंयोजक बंध बना हुआ है। अब एक सहसंयोजक बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है। तो टोटल इसके अंदर आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। मैंने ये कहा कि कोई भी दो परमाणु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। कोई भी दो चीज आपस में अटैच है तो किससे अटैच होगी? उनके बीच में कोई बॉन्ड होता होगा। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, मान लो सहसंयोजक बंध है, इस सहसंयोजक बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना कि एक बॉन्ड अगर है ना, तो इसके अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन आए कहां से? तो इस सहसंयोजक बंध से दो परमाणु जुड़े होंगे, एक इधर साइड एक इधर साइड। तो यहाँ पे जो इस साइड जुड़ा हुआ है एक ये देता है, और जो इस साइड जुड़ा हुआ है एक वो देता है। तो टोटल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ पाई? अब मैंने यहाँ पे कहा कि ये बॉन्ड दो प्रकार से टूट सकता है। एक तो देखो, एक तो ये बॉन्ड जो है ये बिल्कुल बीच में से टूट जाए, यानी कि आधा जो है वो इधर रहे आधा इधर रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए। तो ये तो तब तो हो जाएगा सम्मांश विखंडन। या फिर दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? एक एटम इधर है एक एटम इधर भी है, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो बंद जो है शायद हो सकता है ये बंद यहाँ से टूट जाए, यानी कि इसके पास बहुत कम हिस्सा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला जाए। नहीं समझ पाया? बिल्कुल समझा दूंगा, टेंशन मत लो। आप सुनो मेरी बात। सम्मांश विखंडन क्या होता है? सम्मांश विखंडन क्या होता है कि जब दो बंध से जुड़े दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो। ध्यान से सुनो, जब सहसंयोजक बंध से जुड़े सहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान हो, विद्युत ऋणता समान हो। ठीक है, तब तो यहाँ पे सम्मांश विखंडन होगा। कैसे? जैसे कि मैंने बात कर दी Cl2 की, तो ये Cl2 है, Cl2 के अंदर क्या होगा? ये Cl और ये Cl, और इसके बीच में ये दो बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। देखो, अगर आपने पीरियोडिक टेबल ढंग से पढ़ी है ना, तो आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ा है ना, तो आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मुझे बताओ, ध्यान से सुनना है सारी बातों को, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जो बंध है उस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यानी कि जिस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बंध
वो क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा, उसके पास ज्यादा पावर है खींचने की, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कम खींच पाएगा। समझ गए मेरी बात को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, उसके पास कितनी पावर है उनको खींचने की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान से विखंडन तब होता है जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो। अगर दोनों परमाणुओं की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो क्या कोई ज्यादा खींच पाएगा? क्या इन दोनों में से कोई ज्यादा खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं। जितनी क्षमता इस वाले क्लोरीन के पास है उतनी की उतनी क्षमता इस वाले क्लोरीन के पास भी है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों बराबर से दोनों को इलेक्ट्रॉन खींचेगी। ये जितना इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगी उतना का उतना ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगी, दोनों बराबर तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तब होता है सम्मान से विखंडन, सम्मान प्रकार का विखंडन। यानी कि एक मेरे सामने व्यक्ति है, जितना मैं जोर लगा रहा हूं उतना ही वो जोर लगा रहा है, तो रस्सी बीच में से टूटेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। समझ रहे मेरी बात को? अगर दोनों तरफ से समान पावर लग रही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तब यहाँ पर सम्मान से विखंडन होता है, और ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, ठीक है। समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। समान रूप से कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन भी ये लेके गया, दोनों जो है वो बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेके गए। समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या होता है? वितरण होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है? कैसे? क्योंकि सहसंयोजक बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में से एक ये ले गया एक ये ले गया, ठीक है ना। तो ये समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, यहाँ पर वितरण हो गया। और अब देखिए, अब ये जब खींचेगा तो इससे क्या बनेगा? ये बनेगा फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये जो चीज बनती है इसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी कि इसके अंदर मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसके अंदर किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का निर्माण होता है। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल का यहां पर निर्माण होता है। तो इतनी बातें समास विखंडन के अंदर आपको समझ आई। अब मैं और कंपैरिजन करूंगा तो और बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन पहली बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि सम्मान से विखंडन तब होगा जब दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। जो सहसंयोजक बंध जिन दो परमाणु के बीच में बना है ना, उनके बीच में जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है, उन दोनों परमाणु उसके अंदर जुड़े हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। इस प्रकार के अगर दो एटम जुड़े हुए हैं तो वहां पर सम्मान से विखंडन होगा। विषमान से विखंडन की क्या होगी? यहां पर क्या होगा? जब सहसंयोजक बंध से जुड़े, जब सहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भिन्न हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भिन्न हो। अब यहां पर कंडीशन चेंज हो गई। यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? समान थी, लेकिन यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अलग अलग है। जैसे मैंने बात की यहां पर ए की और एक जो है वो बी की, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जब ये बॉन्ड बना था तब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तब जाके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। यहाँ पे भी बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तब जाके बॉन्ड बना, ठीक है ना। और जब बॉन्ड टूटा तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया वो इसने ले लिया, जो इसने दिया वो इसने ले लिया, इसलिए इसको कहते हैं सम्मान से विखंडन। समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है, ये चीज मैंने मान ली, एज्यूम कर ली। तो अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बंध के इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता भी ज्यादा होगी, है ना। जिस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ भी ज्यादा खींचेगा। तो
अगर यहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके बंध के इलेक्ट्रॉनों की खींचने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच भी नहीं पाएगा या कम खींच पाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किस पे चले जाते हैं, इसके ऊपर चले जाते हैं, जिसके ऊपर बी के ऊपर तो आ जाता है नेगेटिव और ए के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। यानी कि ये तो इसके अंदर बड़ा कार्बोकैटायन, ये तो इसके अंदर बड़ा कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धनायन, और ये इसके अंदर बना कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन। तो यहां पर जो है वो कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का कैसा होता है, असमान वितरण होता है। इस चीज को भी लिख लेना, इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण इसके अंदर होता है। असमान वितरण कैसे हो गया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बी लेके चला गया, ए बेचारे को एक भी नहीं मिला, है ना, ए को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। जबकि बॉन्ड बनाते वक्त एक इलेक्ट्रॉन तो ए ने भी दिया था, लेकिन जब बॉन्ड टूटा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक तो जो बी ने खुद ने दिया वो, और एक जो ए ने दिया उसको भी ये लेके चला गया। समझ गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, असमान वितरण यहाँ पर होता है। ये तीन अगर आपके पॉइंट दिमाग में है तो आप समांश और विषमांश विखंडन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा, पहले इतनी बातें याद रखो। अब देखो एक कंडीशन और है, इनको पहले नोट कर लो, इनको नोट कर लो। पहला पॉइंट ये है तो इसके अंदर भी ये अंतर करके लिखना, दूसरा पॉइंट ये तो इसके अंदर ये, तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये हो जाएगा तो इसके अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक इसके अंदर आपको और डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि समांश विखंडन कब होगा, अगर कोई चीज सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई चीज हो रही है, मान लो कोई रिएक्शन लिखी हुई रहते हैं कि ये इधर रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है और बीच में आपको लिखा सनलाइट HU, है ना। तो इस प्रकार की चीजें अगर लिखी हुई होती है तो वो समांश विखंडन है ना। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है या फिर जो है वो इसकी प्रेजेंस में हो रही है या फिर कोई परोक्साइड है, परोक्साइड की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो समांश विखंडन होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, या फिर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है तो भी समांश विखंडन होगा। या फिर कोई भी अभिक्रिया अध्रुवीय माध्यम में हो रही है, अध्रुवीय माध्यम में अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो वो भी आपकी समांश विखंडन हो जाएगी। अध्रुवीय माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, या फिर मैं कह सकता हूं बेंजीन। ये सारे के सारे आपके अध्रुवीय माध्यम है, इसके अंदर अगर कोई अभिक्रिया होती है तो वो समांश विखंडन है। अब विषमांश विखंडन का कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। जैसे कि ये हाई टेम्परेचर में हो जाएगी तो ये लो टेम्परेचर में हो जाएगी, ठीक है। या फिर कोई अभिक्रिया के अंदर आपको उत्प्रेरक के रूप में जो है वो FeCl3 दिख जाए, AlCl3 दिख जाए, तो फिर वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, विषमांश विखंडन हो जाएगी, ठीक है। और एक इसको कर लो कि ये अध्रुवीय माध्यम में होती है तो ये ध्रुवीय माध्यम के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो आपकी विषमांश विखंडन हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन कह सकते हैं पानी एक ध्रुवीय माध्यम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पानी, अमोनिया एक्सेट्रा। ये समांश और विषमांश विखंडन की बात है। बताओ समझ में आई नहीं आई? एक बार मेरे को सुन लो, बस 5 मिनट सुन लो, 5 मिनट ईमानदारी से सुन लो। सबसे पहले मैंने कहा कि जो बंध विखंडन होता है ये 2 प्रकार का होता है, बंध 2 प्रकार से टूटेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कैसे टूटेगा। अगर जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है ना उससे कैसे परमाणु जुड़े हुए हैं इस पर डिपेंड करेगा। अगर सहसंयोजक बंध से दोनों परमाणु जो जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर समान है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर समान है तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की दोनों की क्षमता बराबर होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता, उसी को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है इसका मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता भी दोनों की बराबर होगी और इस कंडीशन में समांश विखंडन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर सहसंयोजक बंध से, या फिर केवल आप इतना याद रखो कि बंध से अगर दोनों परमाणु जो जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तब तो समांश विखंडन होगा। अब देखो अगर यहाँ पर जो बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता भी अलग अलग होगी। एक ज्यादा खींचेगा, एक कम खींचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है उसका विषमांश विखंडन होता है,
उसका क्या होता है, विषमांश विखंडन होता है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी क्षमता कम होगी उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपको समझ में आया कुल मिलाकर, ठीक है। तो कितने अंतर आपको याद रखने हैं। पहला अंतर समांश विखंडन कब होता है, जब बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है। विषमांश विखंडन कब होता है, जब बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता अलग अलग होती है। दूसरी बात, समांश विखंडन के अंदर इलेक्ट्रॉन का समान वितरण होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा, यानी कि दोनों ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने वो अपने लेके गए। जबकि विषमांश विखंडन में इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होता है, एक तो पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले गए और एक को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। तीसरा अंतर आपको याद रखना है कि समांश विखंडन में मुक्त मूलक का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, जबकि विषमांश विखंडन के अंदर क्या बढ़ता है, कार्बोकटायन और कार्बो एनायन का निर्माण होता है। समझ गए मेरी बात को। तो ये इतनी बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। फिर आपको ये चीजें जो मैंने अभी बताई कि जो समांश विखंडन है इसका पता कैसे लगाओगे, अगर कोई भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, कोई भी रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है, या फिर कोई भी रिएक्शन जो है यहाँ पर अपन कह सकते हैं हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में हो रही है, तब इन तीनों ही कंडीशन के अंदर जो है आपका समांश विखंडन होगा। और अगर कोई रिएक्शन अध्रुवीय माध्यम में हो रही है तब भी वहां पे समांश विखंडन होगा। विषमांश विखंडन के अंदर कोई रिएक्शन अगर लो टेम्परेचर में हो रही है या कोई रिएक्शन ध्रुवीय माध्यम में हो रही है तब वहां पर विषमांश विखंडन होता है। तो ये चार अंतर आपको मोटा मोटी अगर आपने याद रख लिया तो इसमें आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो। फिर अपन आते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। फिर अपन आते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। बेटा उसको चलो अब हेडिंग लगाएंगे आक्रमणकारी समूह, अटैकिंग रीएजेंट या अटैकिंग ग्रुप। आक्रमणकारी समूह, आक्रमणकारी समूह जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। अपन एक एक करके दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन स्नेह की। इलेक्ट्रॉन स्नेह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेह या इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इस नाम को आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ अपना मतलब ये खुद ही बता रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेह यानी कि इलेक्ट्रॉन से तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और स्नेह से स्नेह करने वाला, स्नेह से स्नेह करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। स्नेह का मतलब प्यार होता है, पर्यायवाची आपने पढ़ी होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप वो समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। ये चीज तो हमने नाम से ही निकाल ली, हमें कुछ सीखना ही नहीं पड़ा कि इलेक्ट्रॉन स्नेह जो है वो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अब यहां पर एक चीज ये समझनी है कि कोई व्यक्ति किसी से प्यार कब करेगा, जब उसके पास वो चीज नहीं है। हम कोई भी चीज से प्यार कब करते हैं, जब वो चीज हमारे पास नहीं है तब हम प्यार करते हैं। जब वो हमारे पास आ जाएगी, हमें वो चीज मिल जाएगी तो हम प्यार नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, या अपन कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वजह से अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये आक्रमण कहां पे करेंगे, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर पर आक्रमण करेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है वहां पर आक्रमण करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर पर आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर पर आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर पर आक्रमण करते हैं। समझ गए मेरी बात को। जितनी बातें मैंने बताई क्या आपको समझ में आई। मैंने यहाँ पे ये कहा कि इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की सिंपल सी बात है कमी है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये आक्रमण कहां पे करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर पर आक्रमण करेंगे। ये इतनी बातें छोटी के लिए आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह के बारे में याद रखनी है। अगर कोई छोटे के लिए सवाल आपसे पूछेगा तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को इसके अंदर एग्जाम्पल देखने हैं कि कौन कौन से जो है यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना,
इलेक्ट्रॉन सनई कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है, इसके अंदर आता है धनावेश। सबसे पहले आपको इसके अंदर आता है धनावेश। जितने भी धनायन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। धनायन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने लिख दिया H+, मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl+, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3+, जितने भी धनायन आपको जो दिख रहे हैं सारे के सारे धनायन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे धनायन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सनी हो जाएंगे। पहला चीज आपको क्लियर कि जितने भी धनावेश होते हैं ना वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन सनी होते हैं। क्या सारे धनायन इलेक्ट्रॉन सनी होते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एक तो NH4+ और एक H3O+। ये जो है ना ये धनावेश हैं, लेकिन फिर भी जो है ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन सनी नहीं है। ये धनावेश है फिर भी इलेक्ट्रॉन सनी नहीं है। लेकिन एक चीज, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है NH4+ एक्वस मीडियम में है और H3O+ ये भी एक्वस मीडियम में है, तब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। तब ये दोनों के दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। एक चीज मैं लिखना भूल गया, इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे दर्शाते हैं E और उसके ऊपर पॉजिटिव, E और उसके पास पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या दर्शाता है? इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव का मतलब दान कर दिया इन्होंने, और अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिए तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, तो ये सिंबल हो जाएगा E+ इलेक्ट्रॉन सनी का। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जितने भी धनायन है, अगर आपको धनायन दिख जाए तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि वो इलेक्ट्रॉन से नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना NH4+ और H3O+, ये दो अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो आप धनावेश वाला कंसेप्ट मत लगाना, गलत हो जाएगा। ये दोनों एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना है, एक NH4+, एक H3O+। ये दोनों धनावेश होते हुए भी, धनायन होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके साथ एक्वस लगा हुआ है तब ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। अगर इन दोनों के साथ एक्वस लगा हुआ है तब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि धनायन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये जो दो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन अगर इनके साथ एक्वस लग गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बहुत आसान चीज है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये धनावेश हैं फिर भी जो है ये क्यों नहीं है? तो धनावेश इसकी कोई कंडीशन नहीं है ना, ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर धनावेश होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं। उसकी सबसे मेन कंडीशन है उसका अष्टक जो है वो अपूर्ण होना चाहिए, या अपन कह सकते हैं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी जो मेन कंडीशन वो है ये है कि उसका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए। अष्टक क्या होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए, या फिर जो है रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, सॉरी रिक्त कक्षक होना चाहिए। और इनके पास रिक्त कक्षक है नहीं, इनके पास रिक्त कक्षक है नहीं, जबकि इसकी कंडीशन क्या है? रिक्त कक्षक होना चाहिए। अब अष्टक अपूर्ण किस किस का होता है ये आप सभी को पता है। एक तो आप याद रखना BF3 का, एक याद रखना BeCl2 का, एक याद रखना AlCl3 का। ये जितने भी एग्जांपल है ना जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। और याद रख लो PCl5 याद रख लो, ठीक है, SF6 याद रख लो, IF7 याद रख लो। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। जिनका भी अष्टक अपूर्ण है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? BCl3 ऐसे नहीं है कि सर BCl3 आपने लिखा है, वो इसके अंदर आ जाएगा। जिसका भी अष्टक अपूर्ण है वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर भी धनावेश है वो इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन एक्सेप्शन जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो दो कंडीशन आपको मिल गई कि जो धनावेश होंगे वो आपके इलेक्ट्रोफाइल है, जिसका भी अष्टक अपूर्ण है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपको याद ही रख लेने, सीधे याद ही रख लेना। जितने एग्जांपल मैंने बताया ना इनको आप याद रख सकते हैं बिल्कुल। BF3, BCl3, BeCl2, AlCl3, PCl5, SF6 और IF7, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनका क्या होता है? अष्टक अपूर्ण होता है, इनके पास रिक्त कक्षक पाया जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है। चलो और कौन से हो जाएंगे? मुक्त मूलक, ठीक है ना। मुक्त मूलक भी इसमें आ जाएंगे। लिख दो, यहाँ पे दिख रहा है ना, आगे लिख देंगे, कोई नहीं, इसको लिखो पहले आप, इतनी चीजें लिख दो फिर अपन मैं आगे बढ़ता हूं और एग्जांपल करते हैं। मुक्त मूलक जो है वो भी किसके अंदर आएगा? मुक्त मूलक के पास भी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मुक्त मूलक के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
तो मुक्त मूलक भी इसमें आ जाएगा। अगला जो एग्जांपल है आप लिखेंगे मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, मुक्त मूलक कैसा होता है, सी और उसके ऊपर ये आ गया, तो ये एक प्रकार का मुक्त मूलक है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का मुक्त मूलक है, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो मुक्त मूलक भी इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकेटाइन पे धनावेश होता है और धनावेश है तो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि मुक्त मूलक भी इसमें आता है और कार्बोकेटाइन भी इसमें आता है। इस चीज को ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन या हिंदी में बात करूं तो कार्बोधनायन, ये भी आपके किसके अंदर आता है, इसी इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आता है, ठीक है। और एग्जांपल की बात करूं तो लुईस अम्ल जितने भी होते हैं, लुईस अम्ल जो होते हैं उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। लुईस अम्ल कौन से होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसे अपन क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितने भी लुईस अम्ल है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। जितने भी लुईस अम्ल है वो भी आपके सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, ध्यान से सुनना इस चीज को और नोट करके लिख देना कि सभी लुईस अम्ल, सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रोफाइल है, सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ऐसे लिख दो, फाइल अच्छा नहीं लगता। सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन से नहीं है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन से नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन से नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन से नहीं लुईस अम्ल नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद रखना। अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो एग्जामिनर सवाल बनाएगा ना तो थ्योरेटिकल बेस पे वो ऐसे सवाल बनाता है, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट चेक करना चाहेगा, और कंसेप्ट चेक होते हैं इस प्रकार के स्टेटमेंट से। क्या इसका मतलब तुम समझ पाए, क्या इस चीज का मतलब समझ पाए, चलो मैं समझाता हूं। मैं यहाँ पे ये कहा कि जितने भी लुईस अम्ल है ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है, सारे के सारे लुईस अम्ल इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि लुईस अम्ल जो है इसकी परिभाषा ये है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, मतलब जोड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण नहीं करते। लोन पेयर क्या होता है, इसको अपन कहते हैं लोन पेयर, जब दो इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है, जोड़ा होता है, तो उसको लोन पेयर कहते हैं। और लुईस अम्ल क्या करते हैं, लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ग्रहण करेंगे लुईस अम्ल, ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जरूरी नहीं है ना कि हर इलेक्ट्रोफाइल दो इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं मुक्त मूलक की, तो मुक्त मूलक को तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला लुईस अम्ल तो नहीं हो सकता। लुईस अम्ल की तो कंडीशन क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, दो के जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो यहां पर इसलिए अपन कहते हैं कि लुईस अम्ल जो है वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल नहीं है, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रोफाइल केवल एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ग्रहण करता है तो वो लुईस अम्ल नहीं हो सकता। कंसेप्ट समझ पाए मेरी बात को, समझ गए, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एक बड़ी कैटेगरी है, लुईस अम्ल उसके अंदर का पार्ट। इलेक्ट्रोफाइल एक बड़ी कैटेगरी, लुईस अम्ल उसके अंदर का भाग है, ठीक है ना। इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल नहीं हो सकते। ये बात आपको यहां पर समझनी थी, ये चीज आपको यहां पर समझनी थी। क्या समझ में आई, क्या इस बात को तुम समझ पाए कि नहीं, समझ गए, चलो चलो ठीक है। बैठाओ इसको। अब अपन बात करेंगे नाभिक स्नेही की। अगला जो हमारा आक्रमणकारी समूह है वो है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। चलो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही जिसको अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, नाभिक स्नेही मतलब स्नेह करने वाला, यानी कि नाभिक से स्नेह करने वाला।
यानी कि अब ये जो है ये नाभिक से प्यार करेगा। नाभिक से प्यार कर रहा है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, ये नाभिक से प्यार कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या है, अधिकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अटैक कहाँ पे करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है ना। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे थोड़ी करेंगे, इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे ये आक्रमण करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून के अंदर पर आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून के अंदर पर आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून के अंदर पर आक्रमण करते हैं। जुकाम हो गया भाई मेरे को भयानक। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून के अंदर पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून के अंदर पर आक्रमण करेंगे। क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून के अंदर पर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है वहां पे आक्रमण क्यों करेंगे। ठीक है ना, चलो ये बात आपको समझ में गई। ये तो छोटी गली कोई सवाल बनता है तो आप कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है, सब कुछ नाम से क्लियर हो रहा है। नाभिक स्नेही यानी कि नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक से प्यार करने वाला। नाभिक से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो तो इलेक्ट्रॉन से करेगा, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये नाभिक से करेगा। जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उससे प्यार करते हैं। इस चीज को इस कंसेप्ट में बना लेना कि जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उससे प्यार करते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपकी डे टू लाइफ जो लाइफ है उससे भी आप जोड़ के देख लेना। ठीक है ना, तो ये जो है वो इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यून के अंदर पर आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल केवल दो बातें याद रखनी है, एग्जाम्पल रटनी नहीं है। दो बातें कौन सी याद रखोगे, पहली बात सभी के सभी ऋणावेश, सभी के सभी ऋणायन जो होते हैं ना वो इसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे ऋणायन विदाउट एक्सेप्शन। ये लिख लो आगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसके अंदर तो फिर भी एक्सेप्शन था, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे के सारे ऋणायन जो भी आपको याद आ रहा है, जैसे कि मैंने कह दिया Cl माइनस, मैंने कह दिया Br माइनस, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर कह दिया CH3 माइनस, मैंने यहाँ पर कह दिया O2 माइनस 2। तो ये जितने भी आपको जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आपको दिख जाए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नाभिक स्नेही हो जाएंगे। और लिख लो OH माइनस, SO4 माइनस 2, ठीक है ना, CO3 माइनस 2, ठीक है ना, कार्बोनेट, सल्फोनेट आयन, और कौन से हो जाएंगे, हो गए बस। फॉस्फेट PU4 माइनस 3। ये सारे के सारे, ये इनको रटने की आवश्यकता नहीं, आपके दिमाग में इतना सा रहना चाहिए कि जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो आपके क्या हो जाएगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट सर क्या याद रखना, दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जिसके ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर भी लोन पेयर पाया जाता है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट रहता है तो वो आपकी क्या हो जाएंगे, नाभिक स्नेही। और लोन पेयर जिसके ऊपर पाया जाता है उसको अपन क्या कह सकते हैं कि जितने भी लुईस सार है ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी लुईस सार है ना वो सारे के सारे आपके नाभिक स्नेही हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी लुईस सार है वो सारे के सारे नाभिक स्नेही यहाँ पर हो जाते हैं। चलो, तो अब किसके ऊपर है, जैसे कि मैं बात करूं जल की तो O के ऊपर लोन पेयर होते हैं, मैंने बात कर ली अमोनिया की, N के ऊपर लोन पेयर होते हैं, मैंने बात कर ली यहाँ पे PH3 की, P के ऊपर लोन पेयर होते हैं, मैंने यहाँ पे बात कर ली ईथर की यानी कि ROR की, तो इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। यानी कि जिसके ऊपर भी आपको लोन पेयर दिखे हैं वो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके लुईस सार होते हैं, और लुईस सार आपके नाभिक स्नेही के अंदर आते हैं। ये दो बातें अगर आपने याद रख ली तो इसके अंदर कुछ भी आपको और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल नहीं रटने, दो ही बातें याद रखनी, एक तो जिसके ऊपर ऋणावेश दिख जाए वो आपका न्यूक्लियोफाइल, और एक जिसके ऊपर लोन पेयर दिख जाए वो न्यूक्लियोफाइल। सीधा ठोक दो, सीधी दो बातें दिमाग में रखो और आंसर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलो कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं, अगर डिटेल में चला जाए तो ये भी ध्यान रख लेना, पहले इसको नोट कर लो फिर अपन आगे की बात कर लेते हैं। मिटा दो इसको, चलो कुछ एक और कौन से हो जाएंगे, कुछ एक और ये हो जाएंगे, एक तो जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपको दिख जाए, है ना, एक तो अपन ये कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात कर लिया CH2
डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन इसके अंदर आ जाएगी। या फिर मैंने बात कर लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। या फिर मैंने कह दिया बेंजीन, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो भी आपके किसके एग्जांपल हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल हो जाएंगे। और चौथा एंड फाइनल आप याद रख लेना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हिंदी में इसको कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक। सर ये क्या होते हैं, अभी बता रहा हूं, कार्बधात्विक यौगिक। जितने भी कार्बधात्विक यौगिक है ना, वो भी आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कार्बधात्विक यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन से डायरेक्टली यहां पर धातु जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। ये कार्बन है, कार्बधात्विक, ये कार्बन है और इससे डायरेक्टली कोई मेटल अटैच है, कार्बन से डायरेक्टली कोई बंध बनाया हुआ है मेटल ने, तो वहां पर उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया RZnR, तो यहाँ पे ये जिंक एक धातु है और जिंक से डायरेक्टली कार्बन ने क्या है अटैच कर रखा है। सर आप कहेंगे कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे, तो R का मतलब ही कार्बन की चेन होती है ना, उसको अपन R लिखते हैं। तो यहाँ पर जिंक से डायरेक्टली कार्बन अटैच है, मतलब ये कार्बधात्विक यौगिक है। कार्बधात्विक यौगिक की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख दो कि जब कार्बन से डायरेक्टली कोई मेटल अटैच होता है तो उसको कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। तो RZnR ये क्या होता है सर, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है। ये क्या होता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है, इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया RMgX, बहुत सुना आप सबने, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक धातु है, उससे डायरेक्टली कार्बन अटैच है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसे अपन कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक। ये आपका ग्रीनियर अभिकर्मक हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं R2CuLi, R2CuLi इसको कहते हैं गिलमान्स रिएजेंट, ठीक है, गिलमान अभिकर्मक इसको कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल में कितनी बातें याद रखोगे, पहले जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है विदाउट एक्सेप्शन न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर भी लोन पेयर दिख रहा है विदाउट एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तीसरी बात, जहां पे भी पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए वहां पे भी, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, बेंजीन हो गया, तो वो भी आपके न्यूक्लियोफाइल है। और जहां पे भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिखे, यानी कि जहां पर कार्बन डायरेक्टली किसी धातु से अटैच है, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको किस में ध्यान में रखने हैं, न्यूक्लियोफाइल के अंदर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इनको नोट करो। फिर एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा और फिर इस सेशन को आज समाप्त करेंगे, ठीक है, बताओ इसको। चलो, अब वो छोटी सी बात ये है कि कई कई जो है वो नाभिक सनी न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिसमें दो केंद्र होते हैं, दो जगह से वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर दो आक्रमणकारी केंद्र होते हैं। कुछ नाभिक सनी ऐसे होते हैं जिनमें दो आक्रमणकारी केंद्र होते हैं, दो आक्रमणकारी केंद्र होते हैं, यानी कि वो दो जगह से अटैक कर सकते हैं, दो आक्रमणकारी केंद्र होते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही जगह से अटैक करता है, केवल एक ही केंद्र से अटैक होता है, एक समय में केवल एक ही द्वारा ही आक्रमण होता है। दोनों आक्रमण नहीं करते हैं लेकिन केंद्र दो होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर एक तो आ जाएगा आपका साइनाइड, ये साइनाइड होता है। इस साइनाइड के अंदर कार्बन भी आक्रमणकारी केंद्र है और नाइट्रोजन भी आक्रमणकारी केंद्र है। मैं बात करूं नाइट्रो ग्रुप की, NO2, तो इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन भी आक्रमणकारी केंद्र की तरह काम करेगा और जो है यहाँ पर ऑक्सीजन भी आक्रमणकारी केंद्र की तरह काम करता है। ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है, एक तो CN और एक NO2। ये दोनों जो है ना, इनको अपन क्या कहते हैं, ये जो जिसके अंदर दो आक्रमणकारी केंद्र होते हैं इनको अपन कहते हैं उभयदंतुक, उभयदंतुक न्यूक्लियोफाइल, नाभिक सनी, ठीक है। तो याद रखना उभयदंतुक नाभिक सनी के एग्जांपल कौन से हैं, एक तो CN साइनाइड
और एक आपका नाइट्रो। अगर आइसोसाइनाइड भी दिख जाए तो वो भी यही है ना, आइसोसाइनाइड दिख जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज होते हैं, आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमर्स है दोनों एक दूसरे के। तो साइनाइड नाइट्रो ये आपको याद रखना है उभयदंतुक नाभिक सनयी के अंदर। रख लोगे इतनी बातों को याद, इतनी बातों को याद रख लोगे। चलो बताओ इसको, क्लियर, ओके। अब एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर जो है वो प्रबलतम नाभिक सनयी है। ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रबलतम नाभिक सनयी है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो उसके लिए आपको एक लाइन याद करवा देता हूं पहले मैं, कि जो प्रबल सार होगा, जो प्रबल सार होगा वो प्रबल नाभिक सनयी होगा, वही क्या हो जाएगा, प्रबल नाभिक सनयी होगा। यानी कि सार अगर प्रबल है तो वो नाभिक सनयी भी प्रबल है। तो ये लाइन आपको याद रख लेनी है कि प्रबल सार प्रबल नाभिक सनयी होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, प्रबलतम क्षार प्रबल नाभिक सनयी होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिख दिया CH3- OH-, और मैं यहाँ पे कह दूं NH2- और F-। अब मैंने यहां से आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा प्रबलतम नाभिक सनयी है, कौन सा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बताइए प्रबल नाभिक सनयी कौन सा है। सवाल यह है कि इन 4-5 में से प्रबल नाभिक सनयी कौन सा है, प्रबल नाभिक सनयी बताना, ये क्वेश्चन है आपका। ऐसा अगर आपसे सवाल पूछ लेना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा है उसका आप अम्ल बनाइए। सर अम्ल कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, वही तो अम्ल होते हैं। आपने लुईस अम्ल और सार का सिद्धांत अगर पढ़ा है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। इक्विलिब्रियम में एक कंसेप्ट आता है लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, ठीक है ना, उसके अंदर ये चीजें क्लियर होती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या बनाना, वहां पर सबसे पहले आपको वहां पर बनाना है अम्ल। जैसे कि मैंने बना दिया CH3 तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा, OH एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो H2O हो जाएगा। जैसे कि मैंने कह दिया NH2 एक हाइड्रोजन जोड़ दिया NH3 हो जाएगा और HF हो जाएगा। ये मैंने इसके क्या बना लिए, अम्ल बना लिए। जो भी मेरे को ऋणावेश दिया गया मैंने उसका यहाँ पर अम्ल बना दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके अंदर आपको इसका अम्लीयता का क्रम चेक करना है। आपको क्या चेक करना है, अम्लीयता का क्रम चेक करना है या अम्लीय सामर्थ्य का क्रम चेक करना है। कैसे करोगे, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होता है, सबसे पहले CH4 आता है, उसके बाद NH3 आता है, उसके बाद में आपका H2 आता है और उसके बाद में HF आता है। यानी कि इस तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पर अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इस तरफ अगर आप जाओगे तो अम्लीयता यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है, जैसे जैसे इधर जाते हैं। मतलब इसके अंदर ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तो इसका जो संयुग भी बनेगा, इसका जो संयुग भी बनेगा वो क्या बनेगा, दुर्बल सार बनेगा, दुर्बल सार बनेगा, ठीक है ना। अगर ये दुर्बल सार है तो नाभिक सनयी भी दुर्बल होगा। अपन से क्या पूछा है, प्रबल नाभिक सनयी, तो ये क्या है साहब, ये सब दुर्बल अम्ल है, ये तो दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल का जो संयुग भी बनेगा वो क्या बनता है, दुर्बल अम्ल का संयुग भी बनता है प्रबल सार, प्रबल सार। और प्रबल सार है तो ये प्रबल नाभिक सनयी भी होगा, मतलब ये प्रबल नाभिक सनयी भी है, ये क्या है, प्रबल नाभिक सनयी भी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, CH3- वाला, ये आपका प्रबल नाभिक सनयी है। समझ में आया ये कंसेप्ट। आपको यहाँ पर कुछ रूल फॉलो करने हैं। जो भी आपको ऋणावेश दिया जाए, पहला रूल उसको अम्ल बना लो, उसको एसिड में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर दो, अम्ल बन जाएगा। फिर उसकी अम्लीयता का क्रम निकालो, अम्लीयता का क्रम जैसे ही पता चलेगा उसके बाद हमें पता है कि दुर्बल अम्ल होगा तो उसका संयुग भी प्रबल सार हो जाएगा, और प्रबल अम्ल है तो उसका संयुग भी दुर्बल सार हो जाएगा। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमने पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम जो साम्य चैप्टर होता है उसके अंदर ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो उससे हमें ये पता चलता है कि प्रबल अम्ल होता है तो उसका जो संयुग में बनता है वो दुर्बल सार बनता है। इसलिए अपन यहाँ पर पूछा गया प्रबल सार, तो प्रबल सार बनेगा दुर्बल अम्ल से, ये आपका प्रबल सार, क्लियर है ना। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं,
बढ़ा दो इसको, एक और एग्जांपल बता दो। मैंने कह दिया F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। इसके अंदर प्रबल नाभिक सनी कौन होगा? पहला काम क्या करना है? अम्ल बनाना। अम्ल कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन ऐड करके, HF, HCl, HBr, HI। हाइड्रोजन ऐड करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। इस तरफ जाएंगे तो इनकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इनका अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीयता का क्रम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? मतलब ये अम्लीय सामर्थ्य इस तरफ जाने पर बढ़ता है, इसका मतलब ये क्या है? प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्या बनेगा? दुर्बल क्षार बनेगा। तो दुर्बल क्षार बनेगा तो नाभिक सनी भी दुर्बल होगा। जबकि इसका क्या है? ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। ये सबसे दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाते हैं अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, मतलब ये तो दुर्बल अम्ल हो गया। तो दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी बनता है वो बनता है प्रबल क्षार। वो क्या बनता है? प्रबल क्षार बनता है। और प्रबल क्षार क्या होता है? प्रबल नाभिक सनी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखने हैं तो ये देख लो, जैसे कि मैंने आपको दे दिया ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। इसके अंदर कौन सा प्रबल नाभिक सनी है? प्रबल नाभिक सनी कौन सा है? कुछ भी नहीं करना, वही काम फिर से करना है। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, सेम काम करना है। जैसे जैसे इधर जाओगे अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अम्लीयता का मान बढ़ता जाएगा, मतलब इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। ये प्रबल अम्ल होगा तो इसका संयुग्म जो है वो दुर्बल क्षार बनेगा, और दुर्बल क्षार जो है वो दुर्बल नाभिक सनी होता है। हमें तो प्रबल पूछा गया है, तो ये सबसे दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है तो इसका संयुग्मी प्रबल क्षार बनेगा, और प्रबल क्षार जो है वो प्रबल नाभिक सनी होता है। ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो बजाओ ताली। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इतनी चीजें आपको समझ आ गई तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और भी कोई चीज अगर बच गई है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को तो डिस्कस किया ही किया, साथ में हमने बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, सम्मांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन, उसके बारे में भी चर्चा की। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूं कि समझ में आया? बताओ, एक बार फिर से मैं बताऊं कि समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी अभिकारक के बंध टूटेंगे और उससे उत्पाद बनेगा। अभिकारक के जो बंध टूटते हैं, बंध टूटना और बंध विखंडन एक ही बात होती है। तो बंध विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम्मांश बंध विखंडन, एक होता है विषमांश बंध विखंडन। सम्मांश बंध विखंडन कब होगा? जब उस बंध से दोनों परमाणु जो जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान अगर है तो वहां पे सम्मांश बंध विखंडन होगा। सम्मांश बंध विखंडन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है। सम्मांश बंध विखंडन के अंदर फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, जबकि विषमांश विखंडन के अंदर बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होता है, और यहाँ पर कार्बोकटायन और कार्ब एनायन का निर्माण होता है। ठीक है ना? सम्मांश विखंडन के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, या फिर अध्रुवीय माध्यम में कोई रिएक्शन हो रही है तो सम्मांश विखंडन होगा। और अगर कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर में हो रही है, AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में हो रही है, ध्रुवीय माध्यम की उपस्थिति में हो रही है, तो वहां पे विषमांश विखंडन होगा। ये चार अंतर मेनली आपको सम्मांश और विषमांश में याद रखने थे। फिर मैंने कहा आक्रमणकारी समूह दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से सने करे। इलेक्ट्रॉन से सने कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन की जिनके पास कमी होती है उसे अपन इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और ये आक्रमण कहां पे करेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करेंगे। इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे आक्रमण करेंगे। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? जितने भी धनावेश आपको दिखे वो आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना NH4+, सॉरी एक्सेप्शन के तौर पे, हाँ, NH4+ और H3O+, ये एक्सेप्शन है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दूसरा आपको याद रखना है कि जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जैसे कि वो BF3 है, वो BeCl2 है, वो AlCl3 है, वो IF6 है, वो IF7 है, SF6 है,
PCl5 है, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल कैसे याद रखोगे। न्यूक्लियोफाइल याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक, एक तो जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए विदाउट एक्सेप्शन न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, और दूसरा जिसके ऊपर लोन पेयर दिख जाए वो सारे के सारे आपके ये हो जाएंगे। और भी याद रखना होता है तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, यानी कि जहां पे कार्बन डायरेक्टली धातु से अटैच रहता है, तो वो सारे के सारे चाहे गिलमांस रिएजेंट हो, चाहे फ्रैकलैंड रिएजेंट हो, चाहे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी किसके अंदर आ जाएगी, न्यूक्लियोफाइल के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कि सारे के सारे लुईस अम्ल तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन सारे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लुईस अम्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि लुईस अम्ल जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़े के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है जोड़े के रूप में ग्रहण करे, है ना। वो एक इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर सकता है, वो दो भी कर सकता है, वो उसकी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करेगा। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैंने एक चीज बताया कि जो प्रबल क्षार होते हैं वो प्रबलतम नाभिक सनयी होते हैं। तो अगर आपसे नाभिक सनयिता का कोई ऑर्डर पूछ ले या प्रबलतम नाभिक सनयी कौन सा है, दुर्बल नाभिक सनयी कौन सा है, तो उस समय आपको ये याद रखना है कि प्रबल सार प्रबल नाभिक सनयी। कैसे करोगे ट्रिक, सबसे पहले जो भी आपको ऋणावेश दिया उसका हाइड्रोजन ऐड करके अम्ल बना लो, फिर उसका अम्लीयता का क्रम देख लो। अब जो भी अम्लीयता का क्रम आया उसके अंदर प्रबल अम्ल जो होगा उसका संयुग्म में दुर्बल सार होगा, और जो दुर्बल अम्ल होगा उसका संयुग्म में प्रबल सार होगा, और जो प्रबल सार वो प्रबल नाभिक सनयी। डन। इतनी बातें आपको आज के इस क्लास में सीखनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार क्लास को दोबारा स्पीड बना करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत प्रयास किया मैंने, फिर भी थोड़ा सा जुकाम हो गया, डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं मैं, आपको पता चला कि नहीं चला मुझे नहीं पता, लेकिन बोलने से आपको कहीं कहीं पे लगा होगा। जुकाम भयंकर हो चुका है, यहाँ से गला जाम हो चुका है, अभी तो आवाज निकल रही है लेकिन मुझे लग रहा है अब नहीं निकलेगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट वाली क्लास में इसी एनर्जी के साथ या इससे डबल एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।